नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। हाँ, कंफ्यूजिंग तो है। मतलब एक तरफ जैसलमेर की तपती रेत है और दूसरी तरफ माउंट आबू की ठंडक। बिल्कुल। ऐसा क्यों है कि यहाँ दिन में लू चलती है और रात में कभी कभी कंबल ओढ़ना पड़ जाता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनी है। बहुत बढ़िया। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। मौसम और जलवायु में आखिर फर्क क्या है? हाँ, ये तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, स्लाइड कहती है मौसम, वेदर, ये वायुमंडल की अल्पकालिक घटनाएं हैं, शॉर्ट टर्म। ये पल पल बदल सकता है। अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म, यानी आज का मूड। बिल्कुल। अभी धूप है, घंटे भर में शायद बादल आ जाए। ये है मौसम। अनप्रिडिक्टेबल। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी तरफ जलवायु, क्लाइमेट, ये दीर्घकालिक घटनाओं का औसत है। मतलब ये किसी जगह का बरसों का मिजाज है, आज का नहीं। हाँ, और इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी गई है। बताइए। मौसम वो है जो आप आज पहनते हैं, जलवायु वो है जो आपके पास अलमारी में है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है समझाने का। है ना? मतलब आज मैं टी शर्ट पहनूंगा या स्वेटर, ये तो मौसम तय करेगा। हाँ। लेकिन मेरी अलमारी में दोनों तरह के कपड़े हैं। इसका मतलब है कि मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ की जलवायु में गर्मी और सर्दी दोनों आते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर एक एग्जाम अलर्ट भी है। अच्छा। जलवायु का निर्धारण पिछले 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। 30 साल, ये आंकड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी। ये आरएएस जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो एक लाइन में कहें तो मौसम आज की खबर है और जलवायु 30 साल का इतिहास। ठीक है, तो अब जब हम ये फर्क समझ गए तो वापस राजस्थान की पहेली पर आते हैं। जरूर। स्लाइड्स के मुताबिक राजस्थान की जलवायु को आधिकारिक तौर पर उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य, सब ट्रॉपिकल एंड एरिड कहा जाता है। ये सुनने में काफी भारी शब्द लगते हैं। हाँ, इन्हें तोड़कर समझते हैं। उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल का मतलब है कि ये इलाका गर्म है। ओके, गरम। और शुष्क या एरिड का मतलब है कि यहाँ नमी बहुत कम है, मतलब बारिश कम होती है। तो गर्म और सूखा। बस। और ये वर्गीकरण दो ही चीजों पर टिका है, ज्यादा तापमान और कम वर्षा। यही राजस्थान की जलवायु की पहचान है। तो हमारी पहेली का पहला सुराग यहीं से मिलता है, ज्यादा गर्मी। हाँ। और इसकी वजह स्लाइड्स में बताई गई है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, मतलब ग्लोब पर उसकी लोकेशन। बिल्कुल। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा। कर्क रेखा वो लाइन है जहाँ साल में सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। अच्छा, 90 डिग्री पर। हाँ, इसीलिए बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें राजस्थान में सबसे सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां गर्मी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं, मान लीजिए श्री गंगानगर की ओर, तो किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसका मतलब वहां गर्मी का असर थोड़ा कम होगा। हाँ, क्योंकि तिरछी किरणों को वायुमंडल में ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो उनकी गर्मी कम हो जाती है। और यहीं से क्लासिक परीक्षा का सवाल बनता होगा। बिल्कुल बनता है। सवाल आता है, राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? जवाब है बांसवाड़ा। और सबसे तिरछी? श्री गंगानगर। ये दोनों नाम याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सुराग मिला राजस्थान की लोकेशन से। लेकिन ये जो विषमता है, मतलब एक्सट्रीम वाला पहलू, वो अभी भी साफ नहीं हुआ। गर्मी तो कई जगह होती है, पर राजस्थान में दिन और रात के तापमान में इतना फर्क क्यों? अब हम आ रहे हैं पहेली के दूसरे और शायद सबसे बड़े हिस्से पर। ओके। और वो है समुद्र से दूरी। स्रोत इसे महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। महाद्वीपीयता। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि समुद्र एक बहुत बड़े एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। अच्छा। पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा। इसीलिए मुंबई या चेन्नई जैसे शहरों में तापमान लगभग एक जैसा रहता है। और राजस्थान इस एसी की रेंज से बहुत दूर है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ समुद्र का वो समाकारी प्रभाव नहीं पहुंच पाता। तो नतीजा ये कि जमीन गर्मियों में बुरी तरह तपती है और सर्दियों में उतनी ही ठंडी हो जाती है। यही है महाद्वीपीयता का असर। और इसमें यहाँ की रेतीली मिट्टी का भी तो हाथ होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्लाइड्स में लिखा है कि ये दिन में जल्दी गर्म और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। हाँ,
रेत एक ब्लैक टी शर्ट की तरह है, धूप में तुरंत तप जाती है और छांव में आते ही ठंडी। सही बात है। ठीक वैसे ही थार की रेत दिन में भट्टी बन जाती है और सूरज ढलते ही सारी गर्मी वापस अंतरिक्ष में फेंककर बर्फीली हो जाती है। और इसी को दैनिक तापांतर कहते हैं। एग्जैक्टली दिन और रात के तापमान में भारी अंतर। यहाँ पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल वाली। राजस्थान और पश्चिम बंगाल लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, फिर भी बंगाल आर्द्र है और राजस्थान शुष्क। ये तो कमाल भी बात है। ये तुलना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस्ट है। ये दिखाता है कि सिर्फ लोकेशन ही सब कुछ नहीं है। समुद्र से दूरी कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ, बंगाल समुद्र के किनारे है तो हवा में नमी है, बारिश है। राजस्थान दूर है तो यहाँ सूखा है। ठीक है, तो अब तक हम समझ चुके हैं कि ज्यादा गर्मी कर्क रेखा की वजह से है और तापमान का एक्सट्रीम होना समुद्र से दूरी और रेतीली मिट्टी की वजह से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। माउंट आबू, वो तो राजस्थान में ही है, फिर वो ठंडा क्यों है? यहाँ पहली का तीसरा सुराग काम आता है। समुद्र तल से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। अच्छा। भूगोल का एक सीधा सा नियम है, सामान्य ताप पतन दर। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। हाँ, जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, मैदान में गर्मी होती है पर ऊपर चढ़ते ही ठंडक लगने लगती है। बिल्कुल वही बात है। और इसका एक सटीक आंकड़ा भी है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। क्या है वो? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। हाँ, और माउंट आबू लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। इसीलिए वो भीषण गर्मी वाले राजस्थान में भी एक ठंडा हिल स्टेशन बना हुआ है। सही। तो अगर सवाल आए कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है और क्यों, जवाब है माउंट आबू, उसकी ज्यादा ऊंचाई के कारण। ठीक है। अक्षांश, समुद्र से दूरी और ऊंचाई, ये तीनों फैक्टर समझ आ गए। लेकिन अब हम उस फैक्टर पर आ रहे हैं जिसे राजस्थान की जलवायु का मास्टर स्विच कहा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला। हाँ, कहते हैं कि अगर अरावली की दिशा 90 डिग्री घूम जाए तो राजस्थान का भूगोल और इतिहास दोनों बदल जाएगा। ये बात 100% सच है। ये राजस्थान की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक है। वो कैसे? देखिए, भारत में मॉनसून की बारिश लाने वाली हवाएं मुख्यतः अरब सागर से आती हैं। नमी से भरी हुई। हाँ, नमी से भरी हुई। लेकिन अरावली पर्वतमाला इन मानसूनी हवाओं के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी नहीं होती। तो फिर? वो उनके समानांतर मतलब पैरेलल खड़ी हैं। क्या मतलब? तो हवाएं बस पास से निकल जाती हैं? बिल्कुल, वो टकराती ही नहीं है। राजस्थान बस उन्हें जाते हुए देखता रहता है। अरे, तो मानसून के बादल राजस्थान के ऊपर से गुजरते हैं लेकिन बरसते नहीं? सही समझे। जब तक हवा किसी ऊंचे पहाड़ से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर नहीं होगी, तब तक वो ठंडी होकर अपनी नमी नहीं छोड़ेगी। और अरावली उन्हें ये मौका ही नहीं देती? नहीं देती, वो उन्हें सीधा रास्ता दे देती है। और यही एक भौगोलिक घटना पूरे पश्चिमी राजस्थान की कहानी लिख देती है। कहानी? कैसे कहानी? देखिए, अरावली ये समानांतर होने का सीधा नतीजा है कम वर्षा। सही। कम वर्षा का नतीजा है मरुस्थल का निर्माण। मरुस्थल का नतीजा है रेतीली मिट्टी, और इसका असर वहाँ की कृषि, पशुपालन और जीवन शैली सब पर पड़ता है। कमाल है। मतलब थार मरुस्थल के होने का सबसे बड़ा भौगोलिक कारण अरावली की दिशा है। हाँ, असर्शन रीजनिंग वाले सवालों के लिए ये कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम ये सारे कारक समझ चुके हैं तो क्या हम राजस्थान को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांट सकते हैं? बिल्कुल, और इसका आधार है वर्षा की मात्रा। अच्छा। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, और इसी आधार पर इसे 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 5 प्रदेशों में? हाँ, और परीक्षार्थियों के लिए ये क्रम और वर्षा की मात्रा याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए पश्चिम से शुरू करते हैं। पहला है शुष्क कटिबंधीय यानी एरिड क्षेत्र। ये पूरा मरुस्थलीय इलाका है। जैसलमेर, बीकानेर। यहाँ वर्षा कितनी होती है? यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर, मतलब ना के बराबर। यहाँ सिर्फ कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। और शुष्क के बाद? अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड, मतलब थोड़ा कम सूखा। ओके। ये मरुस्थल और अरावली के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ वर्षा थोड़ी ज्यादा, 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। फिर हम अरावली पर्वतमाला पर आ जाते हैं। हाँ, ये तीसरा क्षेत्र होगा। सही। तीसरा है उपार्द्र या सबह्यूमिड क्षेत्र। ये अरावली का इलाका है। हाँ, यहाँ वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है,
और यहाँ से हरियाली बढ़नी शुरू हो जाती है। और अरावली के पूर्व में जहाँ जयपुर और भरतपुर जैसे शहर हैं, वो चौथा क्षेत्र है आर्द्र यानी ह्यूमिड। यह पूर्वी मैदानी इलाका है। यहाँ बारिश यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है और जलोढ़ मिट्टी होने की वजह से यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। और आखिर में पांचवा क्षेत्र जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, अति आर्द्र यानी वेरी ह्यूमिड। ये कौन सा इलाका है? ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़। यहाँ वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक। हाँ, और यहीं से एक और सवाल निकलता है जो बार बार पूछा जाता है। वो क्या? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर है झालावाड़। और ये अति आर्द्र प्रदेश में आता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में हमने राजस्थान की जलवायु की पहेली को सुलझा लिया। इसकी कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला कर्क रेखा, जिसने इसे गर्म बनाया। दूसरा समुद्र से दूरी, जिसने इसके तापमान को एक्सट्रीम बना दिया। और तीसरा और सबसे बड़ा किरदार अरावली पर्वतमाला, जिसकी दिशा ने पश्चिम को सूखा रख दिया। बिल्कुल। ये 3 कारक मिलकर ही राजस्थान की विविध और विषम जलवायु का निर्माण करते हैं। और यह सिर्फ भूगोल नहीं है, यह यहाँ के जनजीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है। और ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए भी बहुत काम की है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 5 जलवायु प्रदेश, उनकी वर्षा की मात्रा और हर कारक का प्रभाव, ये सब सीधे सीधे पूछे जाने वाले सवाल हैं। सही कहा। लेकिन आज की इस चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है। अच्छा। हमने बात की कि अरावली की स्थिति ने सब कुछ तय कर दिया। हाँ। तो जरा सोचिए कि यदि ये अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर हिमालय की तरह पूर्व से पश्चिम होती, तो आज राजस्थान का नक्शा, यहाँ की जलवायु और यहाँ की संस्कृति का स्वरूप कैसा होता?